नमस्ते, न्यूज सखी गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप दोस्तों। और आज न्यूज रूम में सवाल साल 2026 का हमारे लिए ये है कि इस साल जो बड़े चुनाव होने वाले हैं उनमें कांग्रेस बीजेपी क्या करने जा रही है। इसके अलावा जिस तरह का माहौल धीरे धीरे तैयार हो रहा है, आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा साल भर कैसी रहने वाली है, इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा गर्मा गर्मी करेंगे अपने चित परिचित अंदाज में अपने साथियों के साथ। तो शुरुआत हमेशा की तरह धुआंधार बल्लेबाज नीरज जी के साथ। नीरज जी, चुनाव जो है, दो बड़े चुनाव जिसमें बीजेपी स्टेक पर है क्योंकि बार बार बीजेपी बिड कर रही है बंगाल के लिए। असम में चूंकि सरकार है तो वहां भी उसे डिफेंड करना जो है वो अग्रेसिव टेक ही है वहां पर भी बीजेपी का। और फिर इस तरफ केरल और तमिलनाडु के चुनाव हैं दो, जहां कांग्रेस स्टेक पर है इस बार। तो साल 2026 कितनी उम्मीदें और कितनी परेशानियां कांग्रेस और बीजेपी के खाते में देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की बात अगर हम करेंगे तो बीजेपी ने 2025 की शानदार शुरुआत की थी दिल्ली को जीतने के साथ, और 2025 को शानदार विदाई दी बिहार को जीतने के बाद। आप 2026 की बात अगर करते हैं तो बीजेपी के लिए मेरे पास जो एक सिंगल लाइन हेडलाइन है वो ये है कि दक्षिण भारत को जीतना है और उत्तर भारत को सींचना है। दक्षिण भारत को जीतना है, जैसा आपने कहा, तमिलनाडु और केरल जो कि अभेद किले हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी वहाँ सरकार बनाना तो दूर, अभी तक अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करवा पाई है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। मेरे ख्याल से 4 सीटें जीती थी पिछली बार, और अब अपनी वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के अलावा जो एक्टर विजय की पार्टी, जो हर रोज़ खबर आती है नई नई कि वो नए नए गठबंधन कर रहे हैं और नई नई संभावनाएं, और उन्हें कुछ पोल सर्वे अच्छे वोट दे रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी के लिए तमिलनाडु अभी भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। केरल में बीजेपी ने सिर्फ बीजेपी के लिए जो उम्मीद की किरण है वो लोकल बॉडी इलेक्शन में उन्होंने तिरुवनंतपुरम में सीटें जीती थी। इसके अलावा वहाँ पर मुकाबला यूडीएफ एलडीएफ के बीच में ही है। बस बात इतनी है कि वो कुल मिला के इंडिया गठबंधन के बीच में मुकाबला है, जो भी जीते इंडिया गठबंधन का एक दल जीत जाएगा। ये बात है। मैं जब कह रहा हूँ दक्षिण भारत को जीतना है, असम और केरल, असम और बंगाल आपने बताया। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने मुश्किल चुनौती है मेरे हिसाब से, जिस तरह वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी एक माहौल बन रहा है। और बंगाल की बात करें, शॉर्ट में बात अभी कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी ने अभी तक कोई रूम नहीं दी। 2019 में जो संभावनाएं बीजेपी ने दिखाई थी, 2021 में वो कम हुई, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो उससे भी कम हुई। तो 2026 में कहीं सरकार बनाने जैसी स्थिति में बीजेपी मुझे कतई नज़र नहीं आती है। और मैंने जो एक बात कही कि उत्तर भारत को सींचना है, वो इसलिए कि दिल्ली, बिहार, हरियाणा जैसे चुनाव जीतकर उत्तर भारत में अपनी मजबूत प्रेजेंस बीजेपी दिखा चुकी है। लेकिन 2027 में यूपी का चुनाव है जो बीजेपी के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नज़रिए से उत्तर भारत को सींचना है, दक्षिण भारत को जीतना है। ठीक है, तो 27 जो है वो एक्चुअली सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि गेम चेंजर इलेक्शन माना जा रहा है। और वहाँ के चुनाव अगर बीजेपी में भी जीत जाती है तो कई तरह के कयास जो लगाए जाते हैं, जिसमें दिल्ली बनाम यूपी की टक्कर की बात कही जाती है, तो वो बिड भी 27 के चुनाव के नतीजों के बाद ही देखने को मिलेगा। खैर, उस पर चर्चा आगे करेंगे। क्या चुनौती देखते हैं कांग्रेस के लिए बंगाल, असम जैसे राज्यों में? चूंकि असम में तो मुख्य विपक्ष में है, बंगाल में ममता बनर्जी के सहारे चलना है, नहीं चलना है, और फिर इस तरफ केरल और तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस के लिए भी मोर और लेस चुनौती है, क्योंकि बड़े कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाता है कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तो खबर ऐसा बन जाता है। कांग्रेस का फुटहोल्ड कितना मजबूत और कितना कमजोर होगा, इस पर रजत आपकी टिप्पणी? देखिए, दो स्टेट जो है मैं उसको अलग तरीके से बांटता हूँ, जहाँ पे दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए खासकर कम स्कोप है। एक तो बंगाल, क्योंकि वहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है और लड़ाई जो है वो ममता बनर्जी से है। तो कांग्रेस वहाँ पर उसको बस यही तय करना है कि वो ममता के साथ लड़ेगी, या जिस तरीके से पिछली बार ममता के नाराज वोटर्स को बीजेपी में जाने देने के लिए वो अलग से चुनाव लड़ेगी। ये स्ट्रेटजी का उनका पार्ट हो सकता है, वो एक विषय है वहाँ पे। तमिलनाडु में भी वो बहुत ज़्यादातर सहयोग में है, वहाँ पर डीएमके क्या करती है, एआईडीएमके क्या करती है, उस पर निर्भर करता है। दो चुनौतियाँ हैं, एक है असम। असम में
गौरव गोगोई को लेके बहुत चर्चा है। वो आपको पता है कि लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उपनेता हैं, यानी कि राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष नहीं होते हैं तो गौरव गोगोई उनकी जगह पे होते। तो एक बड़ा स्कोप दे रखा है कांग्रेस ने। और हेमंत बिश्व शर्मा के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो जीतते हैं तो फिर वही बात होती है कि बीजेपी जो अगले पीढ़ी के प्रधानमंत्रियों की बात करती है उसमें उनकी चर्चा होती रहती है। हारते हैं तो क्या होगा। तो असम वो जगह है जहां पर कांग्रेस अगर वापसी करती है तो एक बड़ा जवाब होगा उस बात को लेकर जो बीजेपी का कोर है, यानी कि जिसमें वो हिंदुत्व की बात करती है, जिसमें वो बात करती है बांग्लादेशियों की, जिसमें कुल मिलाकर जिसमें विकास के नैरेटिव से ज़्यादा बात धर्म की नैरेटिव की होती है, और जिसको हेमंत बिश्व शर्मा बिल्कुल मुखर होकर कहते हैं। केरल दूसरी जगह है। केरल वो है जहां पर कमाल की बात है कि 2 बार वामपंथियों की सरकार बन गई, वाम सरकारें बन गई, और वहां पर सरकार रिपीट नहीं होती है। अगर तीसरी बार भी बन जाती है तो ये कांग्रेस और बीजेपी से भी अलग बात होगी कि देश में सरकारें ही नहीं बदल रही। तो क्या वहां पर जो वाम पार्टियां हैं, जो उनका गठबंधन है, वो लौटकर आता है, उनके लिए भी बड़ा स्टेक है, क्योंकि वो भी अब पूरे देश में सिर्फ वहीं बचे हुए हैं। तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वाम पार्टियों के लिए भी 2026 का होने वाला है। और एक बात मैं उसमें ये भी कहता हूं कि कांग्रेस के पास दिक्कत यह है कि केरल से शशि थरूर भी आते हैं, तो वो आगे शायद ज़्यादा डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने एक और जाबाज साथी संदीप जी का रुख करेंगे, क्योंकि संदीप जी जो हैं वो एक अलग नज़रिया रखते हैं हर बार, और उसको लेकर हम बात करेंगे। दक्षिण का दरवाज़ा संदीप, सबसे पहले इसी पर कि बेंगलोर तक तो आप, कर्नाटक तक तो बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ती है, लेकिन तमिलनाडु, केरल, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, परिणाम जो है वो नहीं है। तो दक्षिण के इन गढ़ों में बीजेपी क्या करने जा रही है? जी बिल्कुल। ये सबसे पहली बात तो सभी को नए साल की शुभकामनाएं। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल शुभ हो। अब आते हैं खुशखबरी पर कि इस साल जो है 5 राज्यों में ज़बरदस्त चुनाव है। बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में। तो अब कौन किसका पलड़ा भारी है ये तो अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना, लेकिन हाँ, हम पहले दक्षिण से शुरू करते हैं जो आपका सवाल था। आपने बिल्कुल सही बात कही। दक्षिण में देखिए, केरल में अभी भी तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव बीजेपी ने जीता है, और कभी केरल में बीजेपी चुनाव ही नहीं जीती थी। तो एक बहुत अच्छा एक मैसेज गया है कि जो ये काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा फल लगता हुआ पेड़ पे दिखा है। अब ये कितने नतीजों में बदलेगा ये सब है, ये तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना। और तमिलनाडु की बात जहाँ तक है, एआईडीएम के साथ इन्होंने जब गठबंधन कराया तो एक बहुत मजबूत एआईडीएमके की सरकार, अभी डीएमके मजबूत है वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एआईडीएमके कोई हल्का मामला है। एआईडीएमके और बीजेपी मिलकर हो सकता है डीएमके को बहुत बड़ा चैलेंज कर दे, बहुत बड़ा एक कंपटीशन देंगे उनको। इतना आसान नहीं है कि डीएमके को हराना बीजेपी और एआईडीएमके के लिए आसान नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि एक ऐसा मोटिव, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, डीएमके की सरकार ऑलरेडी है, और एंटी इनकम्बेंसी को अगर कैश कर गए ये पूरी तरीके से, तो जाहिर सी बात है ये एआईडीएमके और बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अब आते हैं बंगाल पे। बंगाल पे भी ममता बनर्जी ने अभी तक कोई अपना मामला मतलब क्लियरिटी आई नहीं है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बदलाव की लहर वहाँ बयार बह रही है। बीजेपी के भी पिच पे उतर गई है। नहीं, पिच मंदिर उद्घाटन, नहीं, वो ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है। देखो, चुनाव अब अचानक आप राम राम करने लगे, जब आपके सामने यमराज दिख जाए तो आप राम 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 करने लगे। यमराज बकस का नहीं है। समय आ गया है, समय आ गया है बदलाव का। हो सकता है बदले। मैं अभी तो देखो जनता तय करेगी। चुनाव में भी अभी 3-4 महीने का समय है, इतनी जल्दी हम अभी से कह नहीं सकते। अप्रैल के आसपास तो भी, हाँ, मार्च अप्रैल के बाद 2-3-4 महीने के आसपास का समय। तो अभी से हम इस तरीके से हम कहने लगे कि कौन क्या है। तो ये चुनाव अब बनने लगा है वहाँ पे। एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी है। ये इनकी अराजकता वाली जो सरकार, ये इन्होंने जो टीएमसी के गुंडों ने जो भी वहाँ किया है वो सब दिख रहा है, उसका असर आएगा। अब ऐसा तो है नहीं लोग असम में बिल्कुल हेमंत बिश्व शर्मा का बिल्कुल मजबूती तरीके से वो उन्होंने अपना सत्ता चलाई है, हर चीज़ करके दिखाया है। वो अपने इतनी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं वो, और जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं, और वो ग्राउंड पे दिख रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है उन्हें। ठीक है।
आते हैं अब अमीश पे। अमीश जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस के लिए क्या रोड मैप रहेगा साल 2026 में इन चुनावों में, चूंकि उसको दक्षिण में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी है। तमिलनाडु में भी बहुत वेल टू डू स्थिति में नहीं होती है कांग्रेस, वो भी पीठ पे ही बैठ के होती है। केरल में भी कमोबेश वही स्थिति होती है। बंगाल में फुटहोल्ड कमजोर ही है, शून्य के बराबर है। असम में एक जगह स्टेक पर है कांग्रेस। तो क्या लग रहा है, कितनी चुनौती बीजेपी के लिए, कितनी चुनौती कांग्रेस के लिए? देखिए, पहले तो संदीप जी ने 9 वर्ष की बधाई दी है, तो मैं भी अपने दर्शकों को 9 वर्ष की बधाई दे दूँ। शायद संदीप जी आंग्ल 9 वर्ष की बधाई ऐड करना भूल गए होंगे कि आंग्ल 9 वर्ष है। एक ऐसा ही है कुछ, है ना संदीप जी, आंग्ल 9 वर्ष। तो खैर, जो भी 9 वर्ष है, दर्शकों को इसकी बधाई और शुभकामनाएं। नया साल उनके लिए तरक्की और स्वास्थ्य लेकर आए। अब आते हैं जो आपका सवाल है ऋषि जी। देखिए, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, सिलेबस में वो कहानी हुआ करती है, हार की जीत। बाबा डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती के घोड़े की कहानी है कि उसमें अब ये इस कहानी को इस आपके सवाल से क्या उसका लेना देना है। वो लेना देना ये है कि आपने कहा कि असम में और पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस से आए हुए नेता के भरोसे सरकार असम में आपकी चलती है। आपके पास विचारों की कमी है, कौशल में विचारों की कमी है, कौशल टिकेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। ये एक बड़ी प्रख्यात कविता है श्रीकांत वर्मा की। वही हाल पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में भी आपके पास उधार के लिए हुए नेता हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल और असम को ना बीजेपी ने बाइनरी में फंसाने की कोशिश की है। ये इसको सूट करता है, खास करके पश्चिम बंगाल में। हम लोग ममता बनर्जी की जो बात कर रहे थे, ममता बनर्जी को भी भाजपा की राजनीति सूट कर रही है कि भाजपा यही करे जो वो ममता चाह रहे हैं कि भाजपा यही करे, ताकि 30-35% जो माइनॉरिटी वोट है उसको कंसोलिडेट हो जाए उनके पक्ष में, और बाकी तो वो बंगाली प्राइड का उदाहरण देकर बाकी तो ला ही देंगे, विनिंग इक्वेशन बना लेंगे। तो मुझे तो यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच की कोई एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। आपने तमिलनाडु का जिक्र किया कि कांग्रेस के लिए वहाँ कुछ बहुत हासिल नहीं होता है। देखिए, ये नई परिघटना तो नहीं है ना। 1969 तमिल भाषा विवाद जब से उसके बाद वो हुआ, उसके बाद से वहाँ डीएमके आई, फिर उसके बरक्स एआईडीएमके आई। लेकिन अभी स्टालिन ने ये साबित कर दिया कि एआईडीएमके को कहीं का नहीं छोड़ा। जो नीरज जी कह रहे थे कि एक्टर विजय की पार्टी है और वो अपना प्रेजेंस बना रही है, वो चुनाव देखा जाएगा, उसके बाद तय होगा। क्योंकि चुनाव से पहले तो पीके को भी हम लोग देख रहे थे बिहार में कि अपना बड़ा अच्छा सुंदर प्रेजेंस बना रहे हैं। तो कहीं पीके का ही हस्र उनका नहीं ना होने जा रहा है कि लोकप्रियता अपनी रही आपकी, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस के लिए संभावनाएं इसलिए ज़्यादा बेहतर नजर आ रही हैं कि जो रजत कह रहे थे कि केरल में कम्युनिस्टों ने लगातार दूसरी बार सरकार बना ली, तो कम्युनिस्ट केवल वही हैं। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि चुनावी जीत हार से आप पॉलिटिकल पार्टी के होने और न होने का तय करिए। कम्युनिस्ट पूरे देश में, अभी बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर कांग्रेस की संभावनाएं बेहतर इसलिए हैं क्योंकि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है वहां कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। और केरल का ये इतिहास रहा है कि जब लोकल बॉडी इलेक्शन जो जीतता है वही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करता है। तो ये परंपरा अगर कायम रही तो कांग्रेस वहां, कांग्रेस के समर्थन वाली यूडीएफ जो है वो सरकार बनाने जा रही है। शशि थरूर रहेंगे उसमें, शशि थरूर नहीं रहेंगे उसमें, शशि थरूर सीएम के कैंडिडेट हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है वो मैं मानता हूं कि असम का चुनाव है। असम का चुनाव वो चुनाव है जहां कांग्रेस के असली तैयारी की परीक्षा होने जा रही है। क्योंकि गौरव गोगोई को न केवल असम में, गोगोई ने चूंकि 15 साल की सरकार चलाई है, उनके पिताजी ने चलाई थी, और उसके बाद बीजेपी को वहां स्पेस मिला था। गौरव गोगोई वहां लगातार विपक्ष में एक्टिव हैं। गौरव गोगोई लोकसभा में डिप्टी सदन हैं, नेता हैं विपक्ष के। तो ये गौरव गोगोई को कांग्रेस ने काफ़ी प्रमोट किया है। जो कांग्रेस पर ये लगातार आरोप लगता है ना कि राहुल गांधी के बरक्स किसी युवा नेता को प्रमोट नहीं किया जाता है, जैसे सचिन पायलट को नहीं प्रमोट करने, जो कांग्रेस के विरोधी आरोप लगाते हैं, तो वहाँ पर गौरव गोगोई को फुल हैंड दिया गया है। तो गौरव गोगोई और कांग्रेस को असम में हेमंता की सरकार को हराना अगर है, यही सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है जहाँ तक मैं मानता हूँ। बाकी जगहों का तो कम बेस देखिए रिजल्ट तय नजर आ रहा है ऋषि। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बाइनरी में फायदा उनको हो रहा है, स्टालिन के सामने तमिलनाडु में अभी कोई टिकता नजर नहीं आ रहा, और यूडीएफ के लिए अच्छे संकेत केरला में हैं जो कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। ठीक है, रजत आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ एक चुनाव आप लोग भूल रहे हैं जिससे शुरुआत ही हो रही साल की, हुई बीएमसी के चुनाव, मुंबई बम्बई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। हाँ, लेकिन चूंकि फोकस पे वो अपने आप में देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और वहाँ पर गजब का कॉम्बिनेशन इस बार है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है। इसमें एक कमाल की बात आपको पता है ऋषि जी, हर जगह चुनाव से पहले एसआईआर कराया गया है।
महाराष्ट्र के इस चुनाव से पहले अगर एसआईआर कराया गया होता तो बीजेपी के लिए वहाँ बड़ी मुश्किलें होती। उसकी वजह यह है कि बीजेपी का जो वहाँ पर वोटर है, मुख्य तौर पर जो वोटर है वो माइग्रेटेड वोटर है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत बड़ी नहीं, संख्या ऐसा नहीं है, मराठी भी वोट देता है मैं बीजेपी को, मैं ऐसा कह थोड़ी है। नहीं मैं मुख्य वोटर की बात कर रहा हूँ। बीजेपी को सब वोट करते हैं ना। जब हम बात करते हैं एमवाई, तो क्या एमवाई वोट नहीं करता क्या? यादव 30% वोट बीजेपी को वोट करता, लेकिन मुख्य वोटर। तो अगर वहां पर एसआईआर होता तो उनको भी चुनना पड़ता कि वो गांव में अपना खेत वाला जगह देखेंगे या फिर मुंबई में। तो ये भी एक चुनाव है। अगर उसके बाद भी वहां पर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में नहीं आते, जिसकी संभावना फिलहाल तो कोई जता नहीं रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी एक बहुत दिलचस्प चुनाव है, जहां आपको देखने को मिलेगा कि क्या उद्धव ठाकरे अपने गढ़ में, मतलब क्या अब म्युनिसिपल पार्टी का चुनाव भी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। ये बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो ये तो मूल रूप से एक हो गया कि क्या चुनौतियां और क्या परेशानियां और किसके लिए क्या लीड हो रहा है। एक सवाल नीरज जी आपसे ले लेता हूं मैं पहले, कि जो राहुल गांधी की लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, क्या इन राज्यों के चुनाव में भी जो अब तक हम लाइन ऑफ पॉलिटिक्स देखते आए हैं वही लाइन ऑफ पॉलिटिक्स होगी? क्योंकि जैसे ही राहुल बंगाल की चुनावी राजनीति में जाएंगे, असम की चुनावी राजनीति में जाएंगे, तो बीजेपी ने तो गोलपोस्ट सेट कर दिया है। घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का बड़ा मुद्दा है। एक तरफ ममता फाइट कर रही हैं, दूसरी तरफ असम में घुसपैठियों का सिंपैथाइजर ही कह दिया जा रहा है कांग्रेस को। तो राहुल गांधी की लाइन ऑफ पॉलिटिक्स क्या रहने वाली है अक्रॉस ये जो 4 बड़े चुनावों की जो हम बात कर रहे हैं, संभावित तौर पर एक पत्रकार की नजर से? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल गांधी कोई अपनी जो उन्होंने 2024 के चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो एक टोन सेट की थी अपनी पॉलिटिक्स, लाइन ऑफ पॉलिटिक्स में, उसमें कोई बदलाव करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद 2024 के चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी एक सफल विपक्षी राजनेता के तौर पर स्थापित हुए थे, उसके बाद के चुनावों में मुझे लगता है उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं वो झारखंड छोड़ के बीजेपी ने सारे के सारे जीत लिए हैं, बीजेपी या बीजेपी गठबंधन ने। तो वहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने जो अपनी लाइन ऑफ पॉलिटिक्स 2024 के बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। मुझे उसमें कोई बदलाव होता नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बीच में रोक रहा हूं आप के साथ, घुसपैठ का काउंटर कैसे कांग्रेस लेकर आएगी? ये मतलब बतौर पत्रकारों के विश्लेषण में, मतलब ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के पास इसका क्या स्कोप है। सिर्फ ये बात कह के कि आप जी धार्मिक रूप से बंटवारा चाहते हैं देश की अखंडता को, लेकिन मतलब उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि एक नहीं, वोट चोरी का वोट चोरी की भी जब बात होती है, वो भी घुसपैठ से जुड़ा हुआ मामला है कि घुसपैठ का नैरेटिव बनाकर आप विपक्ष के हिस्से के वोट काटेंगे। ये है अभी बिहार के आखिरी चुनाव में जो हम देख रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा एक मुद्दा नहीं बना है, लेकिन इसे ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले चुनावों में भी नहीं बनेगा। इस तरह से धर्म की पिच पर राहुल गांधी उतरेंगे, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती है। राहुल गांधी ने अपने पिछले कई महीनों में जो संविधान, दलित, ओबीसी, ईबीसी, इनके इर्द गिर्द अपनी पॉलिटिक्स को जिस तरीके से गढ़ा है, वो 2026 में उसको इतने छोटे इंटरेस्ट में बदल देंगे, मुझे वो बिल्कुल नहीं लगता। वो 2029 के लिए वो एक बुनियाद तैयार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात, राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो केरल के चुनाव को मजबूती से जीते। जो अमीश ने कहा कि जो संभावनाएं, जो आंकड़े बताते हैं कि वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जगहों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो या तो गठबंधन की भूमिका में है, यानी छोटे भाई की भूमिका में है तमिलनाडु में, या फिर उनके स्टेक उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो राहुल गांधी के सामने एक चीज जो आपने ऋषि जो घुसपैठ वाली बात कही कि घुसपैठ पर क्या जवाब लेकर मतलब आएगी कोई कांग्रेस? जवाब देना पड़ेगा, नहीं, तो escape नहीं कर ये सकता जवाब पर दिया बात। गया ना, अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था पश्चिम बंगाल में, ये जवाब मिल गया उनको। जैसे क्या? पत्रकार ने पलट के पूछ दिया कि सीमाएं किसके पास में है, सीमा की सुरक्षा कौन कर रहा है? ठीक है, अभी 11 साल हो गया, ये तो बड़ा व्यवहारिक सवाल तो उस उठता पे है ना। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बताया ना कि भाई हमारे नहीं, जो तो- सचिव तो हैं वो आप- बार-बार कांटेक्ट कर रहे हैं, आप- पत्र लिख रहे हैं, जवाब नहीं तो मिल ठीक रहा है, जमीन चलिए नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल में ये समस्या है, बिहार में तो एक ठो घुसपैठी भी नहीं निकला ना एसआईआर में। डेटा जब विपक्ष सामने रख देगा कि एसआईआर आपने बिहार में नहीं, कराया, नहीं, यही रखा जा रहा है, यही डेटा रखा जा रहा है। ये जवाब नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं बार-बार- जवाब हो सकता? मैं- देखिए, मैं आपने इसके कहा पीछे- कि हम अमित जी, बिहार मैं से एक बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए, पूरा मामला घुसपैठ का नहीं, ये कहीं भी घुसपैठ का मामला नहीं है, क्योंकि आपको कभी नेपाल से कोई घुसपैठ का मामला सुनाई नहीं देता। बात ये धर्म का है। मुसलमान घुसपैठ कर रहा है,
अगर आप इसको, ये कवरिंग है ऊपर की, घुसपैठ कौन कर रहा है, ये सीधा सपाट मामला ही हो, बीजेपी इसको उछालेगी, बार बार उछालेगी, क्योंकि बीजेपी को ये लाइन ऑफ पॉलिटिक्स सूट करती है कि सारी चीज़ों के बीच में इस बात का डिस्कशन हो कि मुसलमान हैं इस देश में और मुसलमान किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, मैं उस तमाम चीज़ों की। लेकिन इसका जवाब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ और आप सब भी दे सकते हैं, मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। बृजभूषण शरण सिंह का एक पॉडकास्ट हुआ है यूपी तक पे, उन्होंने, बीजेपी के नेता है, और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि क्या आप देश में 1947 चाहते हैं, आप एक दूसरा बंटवारा चाहते हैं, आप नहीं कर सकते, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है इसका? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संदीप से चूंकि हम ये पूछना चाह रहे हैं, संदीप चूंकि अलग नजरिया रखते हैं कई पत्रकारों से अलग, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, संदीप, क्या यही जो मोमेंट है बीजेपी एंजॉय करती है, जब बीजेपी बोलती है घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, कांग्रेस कहती है रोजगार देख लो, ये देख लो, वो देख लो, लेकिन कांग्रेस घुसपैठ के मसले को नहीं छूती है, तो क्या बीजेपी को ये बहुत बेनिफिट देता है? और क्या आगे भी जब तक कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छुएगी या काउंटर सामने से नहीं करेगी, तब तक बीजेपी इस लग्जरी को एंजॉय करते रहेगी? नहीं, ये जो पहले तो ये बता दूं, घुसपैठ को ये हल्का मामला तो है नहीं, ये सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, इसको तो टाइटली लिया ही जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सपोर्ट लोकल पब्लिक की और राज्य सरकारें कहीं ना कहीं जैसे आप उन्होंने कहा कि सीमाओं पर रहे, लेकिन फिर भी लोकल पुलिस और लोकल वो होता है ना, उसका बहुत वो रहता है। अब मैं आपको सही उदाहरण देता हूँ, आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए। दिल्ली बांग्लादेश की सीमा से कोसों दूर है, उसके बावजूद भी दिल्ली में आपको इतनी बेल्ट मिल जाएंगी, कम से कम 5-6 बेल्ट के नाम तो मैं गिना दूंगा, जहाँ बांग्लादेशी, मेरे पिताजी नाम लेके बता देंगे कि ही इज़ कम फ्रॉम द बांग्लादेश, और वो यहाँ के अब नागरिक हो गए हैं, 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से रह रहे हैं। आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अभी हम उनके खिलाफ जाके कार्रवाई करने लगे, कोई करने भी नहीं देगा, क्योंकि वो लोकल पब्लिक में इतने घुल मिल गए हैं, आप पहचान नहीं पाओगे उनको कि ये बांग्लादेश से है या हमारे पश्चिमी बंगाल से है। उनकी भाषा एक है, रहन सहन, खान पान सब एक है। तो ये घुसपैठ का मामला बहुत बड़ा मामला है, सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। और रही बात उसकी कि हम ग्रोथ नहीं कर रहे, ग्रोथ तो बीजेपी साथ के साथ पब्लिक को दे रही है, ग्रोथ का मामला ही नहीं है। बात ये पॉलिटिक्स में घुसपैठ मुद्दा है, कभी भी रहेगा, और ये तो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुद्दा रहेगा। और देखिए कांग्रेस को, मैं देखो कांग्रेस कब उठाएगा, ये तो देखो मुद्दा तो मुद्दा ही है ना। अब देखिए 2 मुद्दे होते हैं, एक मुद्दा खराब पानी का भी हो सकता है और साफ पानी का भी हो सकता है। आपकी मर्जी है आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये तो मुद्दा हर चीज का मुद्दा है इस देश में। क्या कांग्रेस इस बात को नहीं टच कर रही है, इसीलिए बीजेपी इस बात को ज्यादा एंजॉय करती है? देखो बीजेपी, देखो सिक्योरिटी नंबर 1 है मुद्दा। देखिए क्या है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद घुसपैठ का मुद्दा उठा चुकी हैं जब विपक्ष में थी, तो ये कोई नई बात पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए नहीं है। 1971 बंगाल की राजनीति की नहीं, हर राज्य में बांग्लादेशी आज के रेट हर राज्य में फैल चुके हैं। कौन निकालेगा? अगर निकालना सरकार का काम है, हम तो कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक की सपोर्ट है उनको केंद्र सरकार का काम है। मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार का काम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब उन पर कार्रवाई हो रही है, बंगाल की समर्थक है, मैं क्यों, दिल्ली की जनता घुसपैठियों की समर्थक है, नहीं सरकारें समर्थक है, बहुत जनता कभी कोई। ये बड़े कैनवास पे बात हो रही है, इस पर बाद में आएंगे। पहले ऋषि जी ये कि जो घुसपैठ का मुद्दा है ना, वो पश्चिम बंगाल के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। पश्चिम बंगाल और ये तो बड़ा भाजपा ने ये प्रयास बिहार के लिए भी किया, ये चौंकाऊ था कि भाजपा ये प्रयास दिल्ली के लिए भी कर लेती है, ये चौंकाऊ होता है। भाजपा यही प्रयास उत्तर प्रदेश के लिए कर रही है, ये चौंकाऊ है। पश्चिम बंगाल के लिए ये प्रयास कोई नया प्रयास नहीं है, जो विपक्ष में रहा है। खास करके 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, बांग्लादेश बना, उसके बाद से ये मुद्दा, क्योंकि उस समय माइग्रेशन हुआ, उस समय की जियो पॉलिटिक्स थी, उसमें तमाम चीजें थी, तब से ये मुद्दा है। कभी पश्चिम बंगाल का चुनाव इस मुद्दे पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं जीता है। इसके साथ तमाम मुद्दे क्लब हुए हैं पश्चिम बंगाल के। वो एक ना पुनर्जागरण का स्टेट है, जहां सबसे पहले रेनेसां और रिफॉर्मेशन आया पश्चिम बंगाल में। तो वो ना पढ़ा लिखा प्रबुद्धशाली वर्ग भी वहां पर एक रहता है, जो एक एलीट क्लास की पॉलिटिक्स को ना डिजाइन करता है और जिसके मैसेज जनता तक जाते हैं। भाजपा के पास क्या उस प्रभुत्व वर्ग का समर्थन है? वो भदेश बंगालियों का क्या समर्थन भाजपा को हासिल है इस घुसपैठ के मुद्दे पर? इसको कभी आप नाप लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब कंक्लूडिंग सवाल लेंगे। आप कंक्लूड करिए, मैं वो घुसपैठ कंक्लूडिंग सवाल मैं हाँ बिल्कुल लीजिए। मैं पर घुसपैठ पे एक चीज़ ऐड ऑन करता हूँ। बीजेपी हर जगह घुसपैठ की बात कर रही है, बीजेपी कहीं सोल्यूशन नहीं दे रही है। वो क्या करेगी? जो घुसपैठी है, मान लीजिए आप कह रही है ना कि सरकार बनवा दीजिए, क्या नहीं, वो क्या करेगी? घुसपैठ रोक देंगे? नहीं, रोकेगी नहीं। जिस बात को संदीप जी कह रहे हैं, फेंसिंग करेगी ना फिर। अरे पूरी बात तो सुनिए आप। जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि दिल्ली में घुसपैठिए हैं
उनका सरकार क्या करेगी। दूसरी बात ये, मैंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं दिल्ली में पूरी लाइन। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपकी बात में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, आप उनकी पहचान करके क्या करेंगे, पहला सवाल ये है मेरा। वापस भेजा जाता रिपोर्ट है, करना चाहिए। डिपोर्ट करते कितने हैं, लोग को डिपोर्ट करते हैं। दूसरी करते बात हैं। कि आपके पास जिसकी बात की आप कर, अरे सुनिए, मैं कह रहा हूं, दूसरी बात, आप फेंसिंग नहीं है लेकिन सरकार को शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा पॉलिटिकल नारा यही है और डेटा में हरासमान दिशा में आप बढ़ रहे हैं। डेटा क्या बताता विरोध है? भी तो कर रहे हैं, 2014 विरोध के बाद भैया से कार्रवाई का विरोध करना अरे पड़ता है तो क्या अरे करेंगे? ठीक अरे है, भैया मैं- मीठा मीठा नहीं, गप मैं नहीं ये है, कह रहा हूं मीठा गप कि- नहीं, मीठा मीठा गप मैं नहीं ये है। कह रहा हूं अरे भैया कि दर्द भाई- होने लगता है हिंदुस्तान मैं का ये लोगों कह रहा हूं को। कि संदीप, यहाँ भाई एक- जातियों एक में है। बांट दो, भाईचारा है। रखो अरे ऊपर। सुनिए, मेरी देश को मेरी जातियों बात में ही बांटो। कंप्लीट नहीं हुई, आप लोग आपस में बाकी भिड़ सब गए। मैं ये भाई कह रहा हूं हम कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार बांग्लादेश में कह रहे हैं कि हम घुसपैठ रोक देंगे, जहां आपकी 3 स्तरीय सरकार, इसे आप ट्रिपल इंजन कहते हैं, यानी कि आप नगर पालिका में भी हैं, आप राज्य की सरकार में भी हैं और केंद्र की सरकार में आप बीते 10 साल से आप मान लीजिए, वहां पे आपने क्या किया, इसका भी जवाब बीजेपी देती नहीं। बेसिक बात मैं वो कर रहा हूं, घुसपैठ कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए 2024, 2025, 2026, 2027 से लेके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 47, 49 या 97, एक ही मुद्दा है, वो है मुसलमान। तो अब कंक्लूडिंग सवाल लेंगे। हाँ, आप ऐड कर दीजिएगा संदीप जी, लेकिन कंक्लूडिंग सवाल देखिए, चूंकि पॉलिटिकल बातचीत है, बहुत ज़्यादा एक विषय पर सेंट्रिक नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल बातचीत है, 4 राज्यों के चुनाव की बातचीत है कि यहाँ से ओपनिंग होती हुई कैसी दिखाई पड़ती है। तो नीरज जी, कंक्लूडिंग सवाल का जवाब छोटा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कांग्रेस और बीजेपी क्या आपको 2-2 की स्थिति में दिखाई पड़ती है, या कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस 3-1 के बराबर? नहीं, सीधा सीधा चुनाव दोनों पार्टियों के बीच में नहीं है, इसलिए मैं उसको 3-1, 2-2 नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास इन चुनावों में गंवाने के लिए कम है, पाने के लिए ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी के पास पाने के लिए कम है, गंवाने के लिए ज़्यादा है, पाने के लिए कम है। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती ज़्यादा है। बीजेपी के लिए चुनौती का साल 2025 था, जिसे बीजेपी ने कामयाबी के साथ पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती का साल केरल की मान लीजिए स्थिति, या तमिलनाडु की स्थिति मान लीजिए, या इवन बंगाल की स्थिति मान लीजिए, ममता बनर्जी के साथ वहाँ वो किस तरीके से तालमेल डील करते बैठेगा, हैं। क्या होगा? हाँ। असम में सीधी सीधी उनकी लड़ाई है, हाँ। वो किस तरीके से उसे पार करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनौती का ज़्यादा स्टेक पे है। कांग्रेस पार्टी इस नज़रिए से 2026 का चुनाव मैं कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर वो इस साल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो ये 2029 के लिए उनकी जो तैयारी चल रही है उसके लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। ठीक है संदीप, कुछ आप ऐड भी करना चाह रहे थे। आपको लग रहा है ये 3-1 या 2-2 जैसा चुनाव होगा, या आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो रिजल्ट तो खैर मैं ऐसे नहीं 3-1, 2-2, 4-4, 4-1, 5-1 ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ। देखो, पहला तो इम्पोर्टेंट चुनाव जो है वो बंगाल है और दूसरा असम है। ये दोनों चुनाव बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन कैसा होगा ये बहुत मतलब पब्लिक में एक बड़ा मैसेज जा सकता है। अब आते हैं नहीं, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से साउथ भी है, क्योंकि नहीं, साउथ BJP बहुत इंपॉर्टेंट है। में साउथ अगर बहुत, हाफ, देखो 20, साउथ 25 भी साउथ कर में देती भी है तो साउथ में बीजेपी की कांग्रेस वाली स्थिति है कि जैसे अगर कोई मिल गया तो मतलब अगर कोई राज्य आ गया, या मान लो AIADMK और बीजेपी ने बहुत अच्छा कर दिया और ये सरकार बनाने की स्थिति में आ गए, तो वो तो बीजेपी के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मतलब ये लगा लो 2029 का जो पूरा दिखना था एक पिक्चर, वो अभी दिखने Qualification match पार लगी। कर जाएगा। हाँ, अभी से ही आपको पिक्चर पूरी दिखने लगेगी। लेकिन साउथ मैं अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि साउथ में बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा है कि सरकारें पलट देगा, ठीक है। लेकिन ये है कि AIADMK और बीजेपी मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, और नतीजे जो होंगे वो आश्चर्यचकित भी आ सकते हैं। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत तगड़ी टक्कर दी जा रही है। लेकिन ग्राउंड पे अभी भी DMK मजबूत है। अब आते हैं ममता का तो वहाँ पे ममता का मामला बहुत टाइट लग रहा है। इतना आसान नहीं है उनके लिए चुनाव जीतना। लोग कह रहे हैं, ये जो मीडिया कह रहा है, अखबारों में छप रहा है, ये बात दूसरी है और एक ग्राउंड पे बात दूसरी है। लोग त्रस्त है वहाँ पे, कानून व्यवस्था का कोई वो नहीं है, ये सब पूरी सब देख रहे हैं। अब आते हैं असम में। असम में देखिए, हेमंत ऐसी बिस्व बात शर्मा बोल का देते हैं, फिर लोग कमेंट करके बोलेंगे तो हेमंत, क्यों नहीं दिखा रहे अरे हो अपने कोई आप? नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं, हेमंत बिस्व शर्मा का काम पूरा देश, मतलब वो असम की जनता के ही प्रिय लीडर नहीं हो गए हैं, वो आज देश के प्रिय लीडरों में एक है। अगर देश में से अगर 10 लीडरों में नाम गिनोगे तो वो हैं। अब आते हैं, अब जो मैं बात कहना चाह रहा था वो पूरा कर लेता हूँ। मुद्दा क्या कह रहे थे कि बीजेपी का मुद्दा सिर्फ मुसलमान है। भैया ये कैसे कह सकते हैं बीजेपी का मुसलमान है? कांग्रेस के पास क्या जातियाँ ही हैं? OBC को दे दो, SC को दे दो, ST को दे दो, जनरल को नहीं मिला है फलाने को दे दो, जनरल में 4 कैटेगरी बांट दो, नीचे फिर 5 कैटेगरी में बांट दो। ये क्या बांटने से क्या बढ़ जाएगा भाई?
बांटने से क्या बढ़ जाएगा? ये जब धर्म की राजनीति और ये जातियों की राजनीति, ये समझ से परे है। राजनीति होनी चाहिए प्रोग्रेसिव राजनीति। ठीक है, चलिए रजत, आप कंक्लूड कर रहे थे, आप कंक्लूड करिए। कि अब मेरा नाम लेके तो मैं एक जवाब देता हूँ। हाँ, जवाब दे दिया और और कंक्लूड भी भी करता हूँ। बात यह है कि देखिए, मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि जब हाँ, मैं कह रहा हूँ छोटा यही है कि जब इस देश में मंडल की राजनीति की गई, तब बीजेपी ने उसके बनाम धर्म की राजनीति खड़ी की। बीजेपी पहले भी धर्म की राजनीति कर रही थी, उसके बाद जाके प्रोग्रेसिव आक्रामक राजनीति उसने की। अब जब बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, तो बाकी पार्टियां जाति की राजनीति कर रही हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छी राजनीति कर रही है और विपक्षी बहुत वो कर रहे हैं। सबके अपने अपने ट्रैक है और सब कर रहे हैं। मैंने वही बात कही कि बीजेपी के पास वही मुद्दा है। अब उसको हम भी तो वही कह रहे हैं कि भैया एक पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, आप कह रहे हो, और एक पार्टी हम कह रहे हैं जाति की राजनीति कर रही है। तो राजनीति में बदलाव थोड़ी है, ये सामाजिक नहीं, न्याय सबको, अरे ग्रोथ आएगी तो सभी को मिल जाएगा बॉस। ऐसा थोड़ी है, सड़क बनेगी तो तुम्हारे गाँव के आगे से भी बनेगी, मेरे गाँव के आगे से भी बनेगी बॉस। पुल का फायदा हर आदमी उठा रहा है। कंक्लूड कर रहे हैं आप, संदीप छोड़ दीजिए। दूसरी बात, विकास सिर्फ सड़क बनना नहीं होता है। सिर्फ सड़क बनना विकास होता तो बहुत कुछ विकास होता, वो अलग बात है, उसमें बहुत लंबी बहस की जा सकती है। ठीक है, आप कंक्लूड करिए ना। आपको संदीप जी पर निशाना मत लगाइए, आप conclude करिए। आप तो अपनी बात भैया ऐसा है, पूरी पहले आंकड़ों के साथ आ जाइए। गौतम बुद्ध नगर जीता जागता नतीजा है। ये मायावती इसी क्षेत्र से आती हैं, उनके गांव से पूछिए वो कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, वहाँ पूछिए, आप पूछिए उनकी जाति के लोगों से भी पूछिए कि उन्हें फायदा मिला है नहीं मिला है। ओके, चलिए आप कंक्लूड करिए, 30 सेकंड में कंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कंक्लूड ये कर रहा हूं कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त देश में किसी पार्टी के पास किसी चुनाव को लेकर 26 में है तो वो कांग्रेस है। बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल भी हार जाती है, असम भी हार जाती है, 3-1-2-2 जैसी चीज देखते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ 4-0, 5-0, 6-0 हो जाए, तब भी 29 के चुनाव पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो चुनाव अलग होगा, ये चुनाव अलग होंगे, बहुत कुछ होगा। तो अगर जीत जाएंगे तो राहुल गांधी की छवि बनाने में कांग्रेस को थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी कि वो एक हीरो है, एक नायक है, उन्होंने इस साल बहुत अच्छा किया है। और नहीं होगा तो बीजेपी जो कहती है वो करती रहेगी। ठीक है। चलिए अमीश जी, छोटा रखिएगा, बताइए 3-1-2-2 जैसी कोई परिस्थिति देखते हैं, क्या लग रहा है क्या होगा? नहीं, देखिए 3-1-2-2 से महत्वपूर्ण बात यह है ना कि चुनावी नतीजों को अभी क्या बैठकर प्रेडिक्ट करें। अभी तो चुनाव एलानिया भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन ओपनिंग रिमार्क वहीं कंक्लूड कर लिया जहां बीजेपी एक और वहीं से लीड नहीं, मैं आ रहा हूं, बीजेपी एक पर आ रहा हूं, पश्चिम बंगाल पर आ रहा हूं, वहां से शुरुआत करके बात खत्म कर दूंगा अपनी। कि बीजेपी का एक स्वप्न है, जो स्वप्न मतलब एक बार थोड़ा जैसे हमारे क्या कि हल्दी लग गया क्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बना लिए। और फजलुल हक वो थे जिनको मॉडर्न पाकिस्तान का फाउंडर मतलब पिता, कई सारे पिता अगर पाकिस्तान के होंगे तो उसमें से एक फजलुल हक भी थे। उस समय एक सरकार बनाने का सौभाग्य हासिल हुआ। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सौभाग्य हासिल नहीं हो पाया है। तो ये सौभाग्य पाना बहुत बड़ा। अब जीत, कितनी सारी जीत आप गिनाएंगे भाजपा की 2014 के बाद से, तमाम जीत हो चुकी हैं, लेकिन ये सौभाग्य भाजपा को नहीं मिला कि पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाए। ये सौभाग्य भाजपा को नहीं मिला कि केरला में सरकार बना पाए। ये सौभाग्य भाजपा को नहीं मिला कि तमिलनाडु में सरकार बना पाए। ये सारी जगहों पर सरकार बनाने का सौभाग्य कांग्रेस हासिल कर चुकी है। ठीक, अब भाजपा अपने एकदम ऑप्टिमम लेवल पर है। भाजपा को एकदम वैश्विक नेतृत्व मिला है, जो दुनिया का सबसे कद्दावर नेतृत्व है। एक मिनट, पास ज्यादा है तो खोने के लिए क्या है? आपका दांव पर क्या है? ये तो बात है ना। दांव पर आपकी पॉलिटिकल लीगेसी अभी तक इतनी ही बन पाई कि पश्चिम बंगाल में आप सरकार बनाने की हैसियत में नहीं आ रहे हैं। अब इसको कैसे पर तो कांग्रेस का पूरा करियर लगा हुआ है। तो अब कांग्रेस के करियर तो मैंने पहले ही अपने उसमें स्टेटमेंट में बताया कि असम सबसे अधिक कांग्रेस के लिए दांव पर है, क्योंकि असम में एक समय में 15 साल सरकार चला चुकी है कांग्रेस, और वहां पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को उखड़े हुए अरसा बीत गया। पहले कम्युनिस्टों ने उखाड़ा, उसके बाद ममता बनर्जी किसी को आने नहीं दे रही हैं, तो वो ज्यादा दांव नहीं है वहां कांग्रेस का। ज्यादा दांव कांग्रेस का मेरे हिसाब से बिल्कुल असम है। असम जीतना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि असम की जो राजनीति है वो कांग्रेस के इस बार भी जो चुनाव कांग्रेस असम में, जो आप कह रहे थे ना कि इनका जवाब क्या है, बांग्लादेशी और घुसपैठी सब मुद्दों का जवाब क्या है, तो कांग्रेस इस बार भी आई है सेकुलर राजनीति का नारा लेकर असम में, जबकि उसके सामने उसके बरक्स जो राजनीति हो रही है वो प्रचंड धार्मिक राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने इस बार पहले दिन से साफ रखा है कि AIUDF जो बद्रुद्दीन
अजहरुद्दीन अजमल की पार्टी है, वो उनसे किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ न प्री अलायंस होगा न पोस्ट अलायंस होगा, जो कि इतनी क्लैरिटी के साथ कांग्रेस अभी असम के चुनाव में नहीं दिख रही थी। मेरा निजी तौर पर मानना है कि केरला नहीं, तमिलनाडु नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, कांग्रेस के लिए एक ही स्टेक पर चीज है, वो है असम, और भाजपा के लिए तो स्वप्न पूरा करने का दृश्य है। देखते हैं पूरा हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस चर्चा में आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि ये 26 की लड़ाई कैसी रहने जा रही है। लेकिन जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए अगर मैं अपनी निजी टिप्पणी बताऊं तो देखिए, असम में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चुनावी चर्चा का विषय है वो घुसपैठ है। और जब वो घुसपैठ में बार बार जो हमारे एक सहयोगी हैं रजत, जो बार बार कह रहे थे कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने मुसलमानों और घुसपैठिए मुसलमानों में भी लकीर खींच दी है। ये कहते हुए उनके शब्द आप सुनेंगे तो वो मियाँ जो कहते हैं, मियाँ भाई, तो वो आपको एक डिफरेंशिएशन की एक लकीर है। बंगाल में सबसे बड़ी कांग्रेस जो कीमत चुकाती है वो दिल्ली में अपनी दोस्ती की ममता बनर्जी से, बंगाल की जो यूनिट है वो इसीलिए सबसे ज्यादा अपनी कीमतें चुकाती है क्योंकि यहां दिल्ली में ममता बनर्जी के बहुत अच्छे संबंध सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हैं, इसलिए कांग्रेस वहां खड़ी नहीं हो पा रही है। दक्षिण के दरवाजे में कांग्रेस अभी भी कंधे पर ही बैठी हुई है। सोलो लीडरशिप की उसको अभी भी तलाश है, जो दक्षिण के किले को एकीकरण जो है कांग्रेस के लिए कोई नेता खड़ा होकर कर पाए। मुश्किल है चुनाव, लेकिन सारी पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप देख रहे थे गर्मा गर्मी।